प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुज का भारतीय दार्शनिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। रामानुज का अद्वैतवाद की अति बौद्धिकता के विरुद्ध भक्ति एवं भावना के पक्ष में एक सशक्त प्रतिक्रिया है। इसका मूल उद्देश्य भागवत धर्म के ईश्वरवाद और उपनिषदों के ब्रह्म संबंधी अवधारणा के बीच संबंध स्थापित करना है। रामानुज चित्त अर्थात चेतन आत्मा और अचित अर्थात जड़ प्रकृति से विशिष्ट अथवा समन्वित ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि इनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। रामानुज का ब्रह्म सगुण, साकार, सविशेष, व्यक्तित्वपूर्ण, वर्णनीय सत्ता है। ब्रह्म के विपरीत या समरूप अन्य किसी तत्व की सत्ता नहीं है। चित्त और अचित ब्रह्म के अंश हैं। ब्रह्म के दो रूप हैं, कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म। विश्व की सृष्टि से पूर्व की स्थिति कारण ब्रह्म है। इस अवस्था में चित्त और अचित सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। जब चित्त और अचित स्थूल रूप में आकार ग्रहण करते हैं तो यह कार्य ब्रह्म कहलाता है। रामानुज शंकर के ब्रह्मजीव अभेद सिद्धांत व जगत के मिथ्यात्व का निषेध कर जीवों की ब्रह्म से भिन्नता और जगत की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। रामानुज के अनुसार आत्मा ब्रह्म का अंश तथा उसी पर निर्भर है, अतः वह सीमित है। ब्रह्म पूर्ण एवं अनंत है। जगत ईश्वर की कृति है। ब्रह्म अपने अंश से इसका निर्माण करता है, अतः यह वास्तविक है। रामानुज का जगत संबंधी विचार ब्रह्म परिणामवाद कहलाता है। यद्यपि रामानुज ने अपने दर्शन के माध्यम से अद्वैतवाद की आलोचना करने का प्रयास किया है, तथापि तर्कतः सफल नहीं हो पाए हैं, परंतु इससे उनकी महत्ता कम नहीं होती। भागवत धर्म को आगे बढ़ाने तथा उसे दार्शनिक आधार प्रदान करने की दिशा में इनका योगदान अविस्मरणीय है। एक हमारा छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं, जिसमें कभी कभी टिप्पणी लिखने को आ जाती है। एक तो है मराठा राज्य संघ, दूसरा चौथ और सरदेशमुखी। अब हम आते हैं मराठा राज्य संघ कि मराठा राज्य संघ क्या है। यानी मराठा राज्य संघ को अगर हमें विश्लेषित करना है या उसे दिखाना है तो किस प्रकार से हम मराठा संघ को विश्लेषित कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंतर्गत मराठा राज्य संघ या मराठा संघ। संघ राज्य से तात्पर्य विभिन्न स्वायत्त शासी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों के संयोजन से है, जो अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु परस्पर मिलकर एक संघ का गठन करते हैं। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत इस व्यवस्था का अभ्युदय राजाराम के शासनकाल में होता है। इसके मूल में सशक्त मुगल शक्ति के प्रतिकार हेतु बिखरी मराठा शक्ति को एकजुट करना है। इसके लिए राजाराम द्वारा सरदारों में जागीर आवंटन द्वारा प्रयास किया जाता है। आपसी एकजुटता की यह व्यवस्था मराठा अस्तित्व की रक्षा में कारगर साबित होती है। साहू के समय पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा इसका पुनर्गठन किया जाता है।
इसका उद्देश्य संपूर्ण मराठा सरदारों को एकता के सूत्र में बांधकर उन पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करना है, ताकि वे मराठा साम्राज्य के विस्तार एवं स्थायित्व में भूमिका निभा सकें। इसके लिए मराठा सरदारों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में चौथ व सरदेशमुखी की वसूली का अधिकार दिया जाता है। उन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर उनका उपयोग मराठा हितों के प्रहरी के रूप में किया जाता है। इस प्रकार यह व्यवस्था मराठा शक्ति व सीमाओं की वृद्धि में कारगर साबित होती है। इससे पेशवा की स्थिति मजबूत होती है, परंतु कमजोर पेशवाओं के काल में मराठा सरदारों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं रह पाता। व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष एवं महत्वाकांक्षा सरदारों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने हेतु प्रेरित करते हैं। परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य अनेक खंडों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार मराठा साम्राज्य के नवजीवन प्रदान करने वाला संघ विनाश का प्रमुख कारण सिद्ध होता है। अब एक हम इसी के अंतर्गत मराठा प्रशासन के अंतर्गत चौथ और सरदेशमुखी कर, क्योंकि चौथ और सरदेशमुखी कर मराठा प्रशासन के राजस्व के प्रमुख स्रोत रहे हैं, तो इस पे टिप्पणी के रूप में देख सकते हैं या कि कैसे लिखा जा सकता है। चौथ एवं सरदेशमुखी मराठा प्रशासन के अंतर्गत राजस्व प्रबंधन में एक कर के रूप में चौथ व सरदेशमुखी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिवाजी द्वारा प्रारंभ की गई इस व्यवस्था के मूल स्वरूप को लेकर यद्यपि मत एक नहीं है, तथापि इस मत पर सहमति व्यक्त की जा सकती है कि चौथ एक सैनिक योगदान मात्र था। इसकी वसूली किसी क्षेत्र पर वास्तविक अधिकार किए बिना शक्तिशाली विजेता द्वारा निर्बल विजित से की जाती थी। वस्तुतः यह एक प्रकार का भयादोहन कर था। सरदेशमुखों, देसाइयों अथवा देशमुखों की कार्यप्रणाली तथा गतिविधियों पर नियंत्रण रखने हेतु दी गई सेवा के प्रकाश में वसूल की जाती थी। इस प्रकार शिवाजी अपना वंशानुगत अधिकार मानते थे। चौथ की दर वार्षिक आमदनी का 25% था तथा इसमें होने वाली आय मराठा सरदारों, राजा, पंत सचिव आदि में वितरित होती थी। सरदेशमुखों, देशमुखों की वार्षिक आय का 1/10 भाग था, यानी जो सरदेशमुख वसूल किया जाता था वह 1/10 होता था। इससे प्राप्त धन राजा अपने निजी कार्यों पर खर्च करता था। यद्यपि प्रारंभ में चौथ वसूली का कार्य काम विस्तार करता था, परंतु पेशवाओं के काल में वसूली का अधिकार अधीनस्थ सरदारों को हस्तांतरित कर दिया गया। सरदेशमुखी गुमास्ता वसूल करते थे। इस प्रकार मराठा राज्य के अंतर्गत चौथ व सरदेशमुखी की न केवल आर्थिक महत्ता थी, बल्कि वह राज्य की वैधता को भी सुनिश्चित करता था। दक्षिण के राज्यों व मुगलों द्वारा अपने सीमा क्षेत्र में मराठों को चौथ व सरदेशमुखी की वसूली का अधिकार एक सीमा तक उदीयमान शक्ति की उपस्थिति स्वीकार करना है। थैंक यू, धन्यवाद।